Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही हम प्रमुख स्टॉक मार्केट्स पर भी चर्चा करेंगे। दिन शनिवार का है और आज के दिन हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि अर्थ जगत से संबंधित कोई भी सवाल हो, स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई सवाल हो, वो हमसे सीधे पूछ सकते हैं। 3 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, लैंडलाइन के नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 717 106 और 23 42 10 50। इन तीनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने खासतौर पर स्टूडियो में आमंत्रित किया है फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली को। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार हर्ष, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। शुरू करते हैं मार्केट मंत्र। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। As the stock markets, domestic benchmark indices rise on encouraging economic data. SBI hikes lending rates by 10 basis points. And US markets rally on better than expected results from major banks. S&P and Nasdaq end at their highest level in a month. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय खाद्य निगम में सुधार की दिशा में किए जा रहे बदलावों में तेजी लाने का निर्देश दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के कर्जों की ब्याज दरों में 10 बेसिस अंकों की वृद्धि की। नई दरें 15 जनवरी से लागू और अपेक्षा से बेहतर कंपनियों के नतीजों की वजह से अमेरिकी बाजारों में तेजी। नैस्डैक पिछले 1 महीने की ऊंचाई पर। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, लेकिन उन तक जाने के पहले हम आपको एक खबर दे दें और खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में बदलाव की प्रक्रिया तेज गति से की जानी चाहिए ताकि यह संस्थान गरीबों, आम लोगों और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके। श्री गोयल आज नई दिल्ली में एफसीआई के 59वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे स्वयं एफसीआई और केंद्रीय भंडारण निगम में हो रहे सुधारात्मक बदलाव की निगरानी करें और हर 15 दिन में उन्हें रिपोर्ट सौंपे। और अब बात करते हैं आज के पहले कॉलर से। CS राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपको। ठंड का मौसम है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हेलो, नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो मार्केट बार बार डिप कर रही है, ये आगे कब तक चलेगा? मार्केट ऐसे ही डिप करते रहेगी या कुछ तेजी के आसार हैं? हम अंग्रेजी में बोलते हैं राणा साहब, दिस इज $1 बिलियन क्वेश्चन। बिल्कुल, देखिए मार्केट अभी राणा जी वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है, क्योंकि हालांकि इन्फ्लेशन नियंत्रण में आ गया है, पर जो आर शब्द है रिसेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसने दुनिया भर में अभी भी उसका थ्रेड बना हुआ है। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं ने भी, एक ने तो बोला है कि दुनिया के 1/3 हिस्से में 2023 में रिसेशन रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स हैं ये मार्केट को बार बार करेक्शन की तरफ ले जाएंगे, पर कुल मिला के 2023 वर्ष की अगर मैं भविष्यवाणी करूं तो मुझे लगता है मार्केट अंततः ऊपर ही बंद होनी चाहिए। बीच में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, और राणा जी एक चीज हम क्यों भूल जाते हैं कि उतार चढ़ाव तो मार्केट की फितरत है, और मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो फिर तो आप समझ सकते हैं कुछ का कुछ हो जाएगा। ये मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, तो वॉलेटिलिटी फिलहाल आपकी अगर मैं बात का सीधा उत्तर दूं, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बना रहेगा। और मुझे लग रहा है कि पहला हाफ 2023 का थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, पर 2023 का दूसरा हाफ शायद पहले हाफ से बेटर रहे। जी। From Gurugram we are joined in by Kanta. A warm welcome. Please ask your question. सर, मैं ये पूछ रही हूँ, जो PPF का पैसा है ना जी, ये कितना सेफ होता है? अगर कुछ हो जाए बैंकों में जैसे जमा कर रखा है तो उसको कौन देगा?
कांता जी देखिए, पीपीएफ का पैसा तो सबसे सेफ निवेशों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये निवेश जो है ये आप सीधा सीधा पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार के पास होता है। बैंक तो उसका कांता जी सिर्फ एक कलेक्ट करने का माध्यम है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दो एजेंसीज हैं जिसके थ्रू पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जाता है, तो वो तो सिर्फ एक कलेक्ट करने का माध्यम है। बैंकों के पास पीपीएफ का पैसा नहीं रहता है, वो सरकार की जहां स्मॉल सेविंग स्कीम्स का एक पूल बना हुआ है उसमें ये जाके जमा हो जाता है, और पीपीएफ का पैसा पूरी तरह से सेफ है। मतलब बैंक के डिपॉजिट से भी ज्यादा सेफ पीपीएफ का पैसा है। पीपीएफ है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है, जहां सीधी सरकार के पास डिपॉजिट जा रही है। इसका ब्याज भी आपको शायद ज्ञात नहीं है, मैं बता देता हूं कि इसका ब्याज भी सरकारी खाते से आता है, जो इसीलिए इसकी सीमा भी है 1.5 लाख से ऊपर पीपीएफ में आप प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ज्यादा जमा नहीं करा सकते, जिससे कि सरकार ने इसलिए ऐसा किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इसका जो ब्याज है वो कर मुक्त भी है, और इसमें डिपॉजिट करके आप टैक्स भी बचा सकते हैं सेक्शन 80C में। तो अब पैसा बिल्कुल सेफ है कांता जी, आप निश्चिंत रहिए। सबसे सेफ निवेशों में से एक पीपीएफ है जी। पीके बैनर्जी हमारे साथ हैं शिमला से। बैनर्जी साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछ लें आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी आवाज साफ नहीं है बैनर्जी साहब। हेलो जी जी, दोबारा पूछने की कोशिश करें। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? जी बताएं। हाँ सर, ये गोल्ड जो मार्केट में इतना उछाल ले जा रहा है, कहाँ तक पहुँचेगा? गोल्ड कहाँ तक पहुँचेगा? बिल्कुल बैनर्जी साहब, सवाल आपका समझ में आ गया। बैनर्जी साहब की आवाज, शिमला के मौसम, मुझे लग रहा है उसका कुछ प्रभाव है, शिमला का ठंडा मौसम। बिल्कुल बैनर्जी साहब, मैं तो, अगर आप मार्केट मंत्रा नियमित रूप से सुनते हैं तो शनिवार को उस पर मुझे निमंत्रण दिया जाता है, तो मैं, आपने पिछले कई महीनों से, बल्कि हफ्ते भी नहीं हो गए, मैं गोल्ड के बारे में बुलिश रहा हूं, और मैंने सभी श्रोताओं को ये बात बोली कि अब आपके निवेश में कुछ न कुछ गोल्ड होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जिस समय मैं बोल रहा था उस समय गोल्ड 50,000 के आसपास घूम रहा था, आज वो 56,000 क्रॉस कर गया है, और इस बात को मेरे ख्याल अभी शायद 5-6 महीने भी नहीं हुए होंगे। और अभी भी मैं यही कहता हूं, मुझे लग रहा है कि गोल्ड आगे आने वाले समय में भी बैनर्जी साहब इसमें तेजी रहेगी। बीच बीच में आपको कुछ उतार चढ़ाव जरूर दिखाई देंगे, वो नॉर्मल स्पेकुलेशन ट्रेडिंग के होते हैं, डिलीवरी रिलेटेड होते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन भी गोल्ड में बहुत होती है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग, उतार चढ़ाव बीच बीच में दिखेंगे। पर कुल मिला के गोल्ड मुझे लगता है कि आगे ऊपर जाएगा। मेरी ऐसी उम्मीद है कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में 60,000 तक भी टच कर सकता है, ऐसे ही हम मान के चल सकते हैं। बिल्कुल ऊपर जा रहा है, और आप अपना, मैं तो निवेशकों को यही कहता हूं कि आप अगर 100 रुपए निवेश कर रहे हैं तो उसमें से 15 से 20% आप गोल्ड में बिल्कुल लंबी अवधि के लिए लेके रख सकते हैं जी। के मदान फ्रॉम दिल्ली जॉइन्स अस। वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मार्केट बंदरा को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, एंड पर्टिकुलरली टू शरद यादव, शरद जी को, जिनको हम टेक्स्ट रूप में सुनते हैं और यहाँ भी सुनते हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं वो। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद मदान साहब। सिंपल क्वेश्चन है, मी एंड माय वाइफ बोथ आर सीनियर सिटीजन, हाँ जी, 70+। किसी कंपनी में कुछ एमसीडी या ऐसे आपकी पॉलिसी के हिसाब से, कंपनी का नाम बताना ठीक नहीं है, हाँ जी, तो 1-1 लाख हमने इन्वेस्ट किया हुआ, अब उसका ना तो हमको प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो दूर की बात है जी, प्रिंसिपल भी रिटर्न नहीं हो रहा जी। केस ऑफ इन दिस केस, अगर वो कंपनी लिक्विडेशन हो जाता है जी, और लिक्विडेशन के बाद जो पैसा अक्रू होता है, वो क्या हम लोगों को कुछ उसमें से मिलेगा, नहीं मिलेगा? दिस इज माय क्वेश्चन, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? देखिए मदान साहब, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और एनसीएलटी के थ्रू जो भी माध्यम बना हुआ है सरकारी प्रणाली के हिसाब से, तो उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आपने एफसीडी की बात करी, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, मेरे हिसाब से वो डेट कैटेगरी में आता है और एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैटेगरी में आता है। तो हम तो मदान साहब यही प्रार्थना करेंगे कि आपको, आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है, आपको उसमें से पैसा लिक्विडेशन में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है मदान साहब के जो लिक्विडेशन स्कीम है, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं, IRPs आपने सुना होगा, जो नई लिक्विडेशन की प्रक्रिया कुछ वर्षों से आई है, तो वो किस ऑर्डर में क्रेडिटर्स को लिस्ट करते हैं, ये भी डिपेंड करेगा कि उस कंपनी के और क्या क्या उधार हैं। मतलब क्या उसने सरकारी उधार या सरकारी बैंकों से, या उसने निजी बैंकों से, या उसके कुछ क्रेडिटर्स हैं।
तो ये IRP डिटरमिन करते हैं कि किस ऑर्डर में कंपनी के एसेट्स लिक्विडेट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो हम तो जैसा मैंने कहा, फिर से मैं बोलना चाहूंगा, हम प्रार्थना करेंगे कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए और ब्याज समेत नहीं तो कम से कम मूल तो वापस आ जाए, और अगर पूरा नहीं आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा वापस आ जाए। अब ये तो प्रधान साहब, क्योंकि यहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी नीति, हम कंपनी विशेष की बात नहीं करते हैं। तो कंपनी विशेष की बात अगर होती तो हम इस पे पता होता फैक्ट्स क्या है उस कंपनी के, किस वजह से लिक्विडेशन में गई, आज उसकी क्या परिस्थिति है, केस कहां तक पहुंचा है, वगैरह वगैरह। बाकी जनरल आपको मैंने बता दिया। अब मिलेगा आपको जब पैसा तो हमें एक दफे जरूर इत्तला दीजिएगा, हमें खुशी होगी सुन के। जी, भारत भूषण है हमारे साथ दिल्ली से। भारत जी, स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। नमस्कार, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सर। और मेरा प्रश्न ये है सर, सरस से सर जी, सुन पा रहे हैं सर? जी, अच्छा, ये हमारे देश के नवरत्न कंपनियों के शेयर का प्रदर्शन कब सुधरेगा? आगामी आने वाले बजट में सरकार किन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करने की संभावना है? राजकोषीय घाटा की क्या स्थिति है? धन्यवाद सर। देखिए भारत भूषण जी, जो नवरत्न है, देखिए आपने तो खुद ही हम उसको नवरत्न कह रहे हैं, तो उनको वो अच्छे परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कुछ का मिला जुला रहता है, किसी साल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने जो विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करी है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसके अंतर्गत काफी PSUs को लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार धीरे धीरे उसमें से अपना शेयर निकालेगी और उसको मार्केट में बेचेगी। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी की बात, और मैं भी उस बात को बिलीव करता हूं एज एन इकोनॉमिस्ट कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, और बिल्कुल, क्योंकि सरकार का काम गवर्न करना है। तो बहुत अच्छे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं हमारे, कुछ एक तो बहुत ही डिफेंस सेक्टर में ऐसे ऐसे हैं जिनका आज पूरी दुनिया में नाम है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहां की मैनेजमेंट, नए नए चेहरों को लाया जा रहा है, प्रोफेशनल को लाया जा रहा है। दूसरा, आपने बजट का पूछा, मुझे लग रहा है सरकार का फोकस बजट में कृषि क्षेत्र पर तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, केपेक्स जिसको हम कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर भी काफी इस बार ध्यान रहने वाला है। इसके अलावा डिफेंस बहुत अच्छा हिस्सा लेके जाएगा। हेल्थ सेक्टर की मुझे उम्मीद है कि इसको भी बहुत अच्छा एलोकेशन मिलेगा, और एजुकेशन सेक्टर, ये 4-5 सेक्टर मैंने आपको बताए जहां पर मुझे लगता है कि सरकार का फोकस रहेगा। फिस्कल डेफिसिट की आपने बात करी, फिस्कल डेफिसिट सरकार की बड़ी पैनी नजर है इस पे कि फिस्कल डेफिसिट को और ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। टैक्स की कलेक्शन फिंगर्स क्रॉस अच्छी रही है। अभी आंकड़े आए कि डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन जो है 14,70,000 करोड़ पहुंच गई, और अब तो GST की कलेक्शन भी 1.5 लाख करोड़ एक न्यू नॉर्मल होता जा रहा है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखेगी, और उसको नियंत्रण में रखते हुए जो विकास की योजनाएं हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो जितना भी सरकारी खर्च है जो देश के हित के लिए होता है, वो भी जारी रहेगा। तो मुझे कोई इसमें बहुत विशेष इस समय चिंता नहीं नजर आती, क्योंकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बार बार कह रही है कि भारत एक चमकता सितारा है। तो चमकता सितारा में ये सभी चीजें आ जाती है, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स कलेक्शंस, GDP ग्रोथ वगैरह वगैरह। जी, और इस चमकते सितारे की रोशनी में फिस्कल डेफिसिट का जो फासला है वो जरूर कम होगा, बिल्कुल कम होगा। अशोक अगले कॉलर लखनऊ से। अशोक, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी, सवाल पूछें अपना। जी, ये जानना चाहते, जैसे ATM हमको बनवाना है, तो जिस बैंक में खाता होता है वहीं से बनेगा या दूसरी भी बैंक से ATM बन जाता है? अशोक जी, ATM कार्ड तो वहीं से बनता है जिस बैंक में आपका खाता हो, क्योंकि डेबिट कार्ड, हाँ डेबिट कार्ड, और वो तो क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो आजकल तो बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ साथ ही जो एक किट आती है साथ में, उसमें ये सब चीजें होती है, चेकबुक होती है, उसमें आपका डेबिट कार्ड होता है। उसी डेबिट कार्ड को आप ATM कार्ड की तरह जनरली यूज होता है। अब तो पहले मुझे याद है एक जमाने में ATM कार्ड अलग होता था, अब तो डेबिट कार्ड और ATM कार्ड एक ही होता है। तो आप जिस बैंक में, अशोक जी, आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, उसी बैंक से आप गुजारिश करिए कि साहब हमें साथ में डेबिट, वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट मिलता है, मतलब मुझे नहीं लगता इसमें आजकल रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, पर हो सकता है कभी कभी कोई बैंक अगर मान लीजिए बहुत पिछड़े क्षेत्र में है या उसके पास सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले किसी अच्छे बैंक के पास जाएं, वो स्वतः आपको डेबिट कार्ड आपकी अकाउंट ओपनिंग किट के साथ दिया जाएगा। जी, फ्रॉम गुरुग्राम वी आर जॉइंड इन बाय AK पुरी। अ वार्म वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार, और कोहली साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार पुरी साहब। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कोहली साहब का, उनके सटीक और बड़े क्रिस्प रिप्लाई से। धन्यवाद सर। मेरा सर एक क्वेश्चन है
कि कुछ कंपनीज के शेयर जिनसे है उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है जी, और वो मतलब कि मार्केट में ट्रेड नहीं करते, उनके प्राइसेस वगैरह नहीं है। अगर हमको उन शेयर्स को निकाल के अपना कैपिटल लॉस बुक करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए पुरी साहब, पहले तो हमें बहुत खेद है इस बात का कि आपके पास ऐसे शेयर्स हैं जो जिसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है। क्योंकि कोई भी निवेशक को बड़ा पेनफुल होता है, आपने जब पैसा लगाया और पता लगा कि वो उसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई, आप उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास फंस गए हैं आके शेयर्स। तो देखिए, आपको शेयर्स तो या तो कंक्लूसिवली ये डिसाइड हो जाए पुरी साहब कि अब ये शेयर्स कंपनी बंद हो चुकी है और कभी भी आगे से ट्रेड नहीं होंगे, मतलब ऐसा कोई आपके पास दस्तावेज आ जाए जो इस बात को सर्टिफाई करे कि अब ये शेयर्स डेड हो चुके हैं, तो उस समय आप कैपिटल लॉस इसका क्लेम कर सकते हैं। बट जब तक कंक्लूसिवली पुरी साहब आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा जो ये बताए कि अब ये शेयर्स आगे से कभी भी ट्रेड नहीं होंगे, क्योंकि सस्पेंड होना टेम्पररी भी हो सकता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए, उसके बाद हो सकता है दोबारा उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाए। तो आप ये पहले आप पूरी तरह से इस पे इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि क्या इस कंपनी के शेयर्स परमानेंटली अब ट्रेड नहीं होंगे। मतलब आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी ले लीजिए, कंपनी चल भी रही है कि नहीं चल रही है, या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कंपनी के रजिस्ट्रार से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस वजह से ट्रेडिंग सस्पेंड हुई। हो सकता है कंपनी दुरुस्त चल रही हो पर किसी तकनीकी कारण से उसके शेयर ना ट्रेड हो रहे हो। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा पुरी साहब कि आप कांटेक्ट करिए कंपनी से, उसके हेडक्वार्टर में, उसके रजिस्ट्रार से और उसके कंपनी सेक्रेटरी जो है उनसे आप जानकारी लीजिए। अगर कंपनी बंद हो चुकी है उनसे आप एक प्रूफ मांग लीजिए कि साहब बंद हो चुकी है, उसके बाद आप इसको एज ए कैपिटल लॉस आप अपनी आयकर विवरणी में क्लेम कर सकते हैं। जी, रत्नाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। रत्नाकर, आपका स्वागत है, सवाल पूछ लें। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी बताया जाता है कि कोहली साहब ने कहा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है तो महंगाई में भी तो कुछ कमी नहीं है, पेट्रोल और डीजल के दाम भी सेम है, तो ये इन्फ्लेशन और महंगाई का कुछ रिलेशन होता है क्या, वो बताइए। आईटी सेक्टर में कुछ अभी भी मार्केट जितना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है, तो उसके बारे में। रत्नाकर जी, देखिए, इन्फ्लेशन और महंगाई तो एक ही चीज को हम बोलते हैं, मुद्रास्फीति भी बोलते हैं उसको। मैं समझ गया है रत्नाकर साहब क्या जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है जब हम इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आते हैं जिसको हम सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, तो कई दफे क्या होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको नीचे दिखती है। तो अभी जो इन्फ्लेशन नीचे आई है वो खाद्य पदार्थों की वजह से मेनली नीचे आई है, फूड और वेजिटेबल्स की प्राइसेस नीचे आई है, कुछ कपड़े की फुटवेयर की प्राइसेस भी नीचे आई है। पर यह बात सच है अभी कि अभी भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हालांकि बढ़े नहीं है तो घटे भी नहीं है, तो रियल टर्म्स में उसमें कुछ वक्त लगता है रत्नाकर साहब। अभी और नीचे जब आएगी तो आपको महंगाई में, ओवरऑल महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जो कि क्योंकि सीपीआई के मापने का जो पैमाना है वो उसमें बास्केट ऑफ गुड्स आते हैं, ऐसी डब्ल्यूपीआई में बास्केट ऑफ गुड्स आते हैं, तो आपको धीरे धीरे इसका असर दिखाई देगा। अभी आपको फिलहाल खाने पीने की चीजों में तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका असर अवश्य दिखने लग गया होगा। आईटी सेक्टर का आपने बोला, आईटी सेक्टर जितनी बुरी हालत अमेरिका में हुई आईटी सेक्टर की, नैस्डैक की हम बात करें 33% से भी ज्यादा गिरा वो 2022 में, उतनी बुरी हालत भारत में नहीं हुई। भारत की जो आईटी कंपनीज हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनकी ऑर्डर बुक्स, जो मेरी जानकारी है, जो टॉप की कंपनीज हैं, उनकी ऑर्डर बुक्स 2000, उनके गाइडेंस नोट आप अगर पढ़ें, जो नतीजे आ रहे हैं तीसरी तिमाही के, उनके गाइडेंस नोट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम जितनी कंपनियों की बात करें आईटी सेक्टर की, तो मुझे लगता है कि भारतीय आईटी कंपनीज का भविष्य अभी भी उज्जवल है और उतनी बुरी हालत नहीं है जैसी अमेरिका में आईटी कंपनीज की हुई है। तो इसलिए मुझे आज भी आईटी सेक्टर बहुत बुरा नहीं दिखाई देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें तो आईटी सेक्टर को आप आज भी रत्नाकर जी पकड़ के चल सकते हैं, इतनी निराशा नहीं है जितनी पहले दिख रही थी। जी, विनोद गुप्ता joins us from Sahibabad. Warm welcome. Please ask your question. हाँ, कोहली साहब नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। सर, मेरा सवाल ये है कि हम इनकम टैक्स पेयर जब से ज्वाइन करते हैं नौकरी, तब से लेके 60 साल तक देते रहते हैं जी। रिटायरमेंट के बाद हमारी कोई पेंशन स्कीम हमारे पास होती नहीं है, छोटी छोटी पेंशन स्कीम से कुछ मिलता नहीं है जी। हमारे दिन बुरे आ जाएं तो गवर्नमेंट हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ हमको पे बैक तो नहीं करती आउट ऑफ द इनकम टैक्स वी हैव पेड थ्रू आउट द लाइफ। तो इस तरह का सजेशन मैं कई बार बजट में भी भिजवा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। आप जैसे अर्थशास्त्री के माध्यम से अगर ये वित्त मंत्री तक सजेशन जाए कि इनकम टैक्स पेयर्स जो लाइफ पर इनकम टैक्स दिया है पूरे वक्त पे 60 साल के बाद उनके लिए कुछ गवर्नमेंट को कुछ स्कीम लानी चाहिए रिलेटेड विद देयर टैक्स पेड थ्रू आउट द लाइफ।
देखिए विनोद जी, आपकी जो ये शंका है, ये शंका तो अगर हम आजादी से बाद के आज तक ले, देखिए हम एक विकसित देश अभी नहीं हुए, हम उस ओर अग्रसर जरूर हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं विनोद जी, बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है। अगर आप विकसित देशों में जाएं, अमेरिका में, यूरोप में, मुझे अवसर मिलता है जाने का, वहां मैं लोगों से बात करता हूं, उनको सोशल सिक्योरिटी वहां पर होती है। उनको अभी पीछे हम अमेरिका की बात करें, कोविड के दौरान $1400 अमेरिकन सरकार ने बाकायदा डॉलर छापे और छाप के डाले, $60 ट्रिलियन से भी ज्यादा का रिलीफ पैकेज दिया। हालांकि उसका खामियाजा वो अभी भुगत रहे। खैर चलिए, वो एक अर्थशास्त्र की बात है। पर अगर हम बात करें तो देखिए, भारत भी उस ओर बढ़ रहा है। हम एक विकासशील देश है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी जिसको आजकल बोलते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी है। मैं उम्मीद करता हूं हम जब डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे तो हमारे भी यहां पर, और यहां पर आबादी भी बहुत है, हमारी 140 करोड़ की आबादी है। इस साल तो हम शायद दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, हम चाइना को ओवरटेक करके ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस साल बन जाएंगे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को विनोद जी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक कठिन कार्य हो जाता है। सरकार का एल्बो रूम जितना बजट, मतलब मैं अगर उतनी कहूं कि उतनी पैर पसारी है जितनी लंबी चादर, वो यहां पर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उसके बावजूद भी अटल पेंशन योजना है, नेशनल पेंशन स्कीम है, और आप अगर टैक्स पेयर रहे हैं विनोद जी तो सारी उम्र आप भी इन्वेस्टमेंट भी करते रहे होंगे। पीपीएफ है, पीएफ है, जहां आप नौकरी करते थे, नेशनल सेविंग स्कीम्स है। उसी के सहारे एक रिटायर्ड व्यक्ति को अपना बुढ़ापा काटना पड़ता है। ये बात तो सच है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जल्द ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा और हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर जल्द बन जाएंगे आने वाले कुछ समय में। उसके बाद हम सोशल सिक्योरिटी हर नागरिक को, आप टैक्स पेयर को ही क्यों विनोद जी, हम तो चाहते हैं कि देश के हर नागरिक को हमारा देश ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि उनको ये सुविधा मिले। तो हम प्रयासरत हैं उस ओर, और विकसित देश बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको मैंने जो हालात हैं वो बता दिए। बाकी अगर आपकी और मेरी आवाज मैं सरकारी गलियारों तक पहुंचती है तो दरख्वास्त सरकार को लगाते रहिए, और सरकार को इस बात का संज्ञान भी है, मुझे ऐसा अंदाजा है जी। तानु साहा कोलकाता से हमारे साथ हैं। तानु, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। माय टू एवरीबॉडी, माय क्वेश्चन, हाउ वी savings and investing inside stock, being a educator. Thank you, sir. Mr. Saha, you're talking of investing in stocks as an educator. I think what Mr. Saha probably means is that there are two class of people. One are educators who teach about stocks, and then there are investors and traders. So I think you mixed up both the things together. Well, basically educators, Mr. Saha, are the people who make other people learn about stock markets. You know, there are various classes running. I find online there are a lot of people who are teaching about stock markets, futures पे कैसे invest होता है, you know, about how to invest, what is fundamental analysis, what is technical analysis, what is stock exchange, वगैरह वगैरह. So I think your question is a bit confusing. I think you mixed up the two things, but educators are the people who educate, investors are the people who invest, traders are the people who trade. Yeah. Bhim Singh from Palghar is with us. Please ask your question. हाँ, नमस्कार जी। जी, सवाल पूछें। कोहली साहब, आपको बहुत बहुत बधाई मकर संक्रांति और लोहड़ी की। आपको भी भीम सिंह जी बहुत बहुत बधाई। पहले भी मैंने आपसे हिंट किया था कि रशियन यूक्रेन वार विल हेल्प इंडिया। हाँ जी। थ्रू ऑयल इंपोर्ट्स एंड ट्रेड। हाँ जी। मैं ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ कि इट विल ऑटोमेटिकली सेटल। एवरी टाइड हैज टू सेटल जी, ऑटोमेटिकली सेटल इन ड्यू कोर्स, and India will be benefiting. Overall, I'm hoping that this sentiment will hit at least plus 10% to the Sensex. What's your idea and what do you suggest? भीम सिंह जी, बिल्कुल आप आशावादी हैं, यू आर ऑप्टिमिस्टिक, सो आई हैव नो रीजन टू demotivate you or to go against your suggestion. Well, I mean, कुल मिला के भीम सिंह जी हम देखें, no war helps the world. So I think we should all pray that the war should end. If somebody is benefiting out of the war, well, fine, let it come. But I think eventually India also, भारत भी बार बार प्रयास कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार वहां बात करके बोलते हैं कि पीस ही एक रास्ता है, शांति ही एक रास्ता है, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। पर ठीक है, इससे अगर टेम्परेरी कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं तो हमें या दुनिया के किसी भी हिस्से मिल रहे हैं। मैं वॉर को लेके बेनिफिट्स के मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो बेनिफिट लेने का एक तरीका ठीक है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप आशावादी रहिए भीम सिंह जी इस बात पे कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए।
Prajapati from Ghaziabad, please stay with us as we take the three headline stories now. At the stock markets, reversing some losses of past few weeks, domestic benchmark indices rose this week on better than expected macroeconomic data and encouraging inflation numbers from the US. The Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 361 points or 0.6% during the week to close at 60,261. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 97 points or 0.5% to 17,957. In the broader market at the BSE, small cap index rose 0.3% and the BSE mid cap index ended flat. At the forex market, the rupee appreciated 1 rupee and 38 paise during the week to end at 81.34 against the dollar yesterday. और भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के कर्जों की अपनी ब्याज दरों में 10 बेसिस अंकों की वृद्धि की है। नई दरें 15 जनवरी से लागू हो जाएंगी। The Dow Jones Industrial Average rose 113 points or 0.3% to 34,303. The S&P 500 gained 16 points or 0.4% to 3,999 and the Nasdaq Composite added 78 points or 0.7% to 11,079. The S&P 500 closed at its highest level since December 13 while the Nasdaq closed at its highest level since December 14. The US markets rose yesterday with the S&P 500 and Nasdaq finished at the highest levels in a month on better than expected quarterly results by JP Morgan Chase and other banks. प्रजापति जी आपका स्वागत है। जल्दी से सवाल पूछ लें। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे हम गोल्ड परचेज करते हैं मार्केट से 56,000 रुपए के रेट से जी, क्या हमें 56,000 का ही भुगतान करना पड़ेगा? क्या इसके ऊपर हमारे को जीएसटी भी वो काटेंगे? क्योंकि रेट होते हैं तो उसी हिसाब से हम रेडियो के माध्यम से हम सुनते हैं कितना रेट आ गया है। इसके बारे में क्लियर जरा जानकारी दें। जी देखिए प्रजापति जी, 3% जीएसटी है गोल्ड पर। तो अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, आप मान लीजिए ब्रिक्स खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं और अगर आप गोल्ड को सीधा खरीदे तो 3% जीएसटी उस पर बकायदा। और जो रेट आपको एमसीएक्स पर दिखता है जो उसमें जीएसटी नहीं जुड़ा होता है तो जीएसटी उसके ऊपर बिल्कुल लगेगा, जीएसटी आपको देना पड़ेगा। पर लंबी अवधि के लिए आप ले रहे हैं प्रजापति जी तो कोई बात नहीं। अगर आप 3% जीएसटी भी दे के ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई विशेष चिंता की बात है। आप लंबी अवधि के लिए गोल्ड पे मैं बहुत बुलिश हूं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड आपको अच्छे रिटर्न्स देके जा सकता है। आपके निवेश का मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि करीब 100 रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें से 15 या 20 रुपए आप आराम से गोल्ड में लेके लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और जीएसटी उस पर बाकायदा लगता है। ये भी ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि साहब जो रेट एमसीएक्स पे दिख रहा है हम जब लेने जाते हैं तो वो कुछ और होता है। बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड की अलग अलग वैरायटी होती है। 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, 0.999 होता है, 0.995 होता है। तो उनके रेट्स अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपको वो रेट्स भी वेरी करते हुए दिखते हैं। अलग अलग ब्रांड्स का कई बार अलग अलग आता है कि बाहर से जो आते हैं। तो आप ये निवेश करते टाइम ध्यान रखें जी। और हमारे साथ योगेश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। लेकिन योगेश, आपसे हमें माफी मांगनी होगी क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का अब समय हो चुका है। और कार्यक्रम खत्म करें इसके पहले हेडलाइंस। We would like to thank Sharad for being with us. Thank you so much. Taking the queries of our listeners. Thank you so much. At the stock markets, domestic benchmark indices rise on encouraging economic data. SBI hikes lending rates by 10 basis points and US markets rally on better than expected results from major banks. S&P, Nasdaq end at their highest level in a month. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.